बताओ जरा। ऑक्जेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मेलानिक एसिड, एडिपिक एसिड। अरे बस ठीक है, समझ गया मैं। देखो इधर, ओम्स का ये होता है, ये हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, ये मेलोनिक एसिड, ये सक्सेनिक, ये ग्लूट और ये एडिपिक एसिड। यहां पर ऑक्जेलिक एसिड तो हम जानते ही हैं, COOH, COOH, इनमें एक CH2 जोड़ दो, ये CH2 है, ये आ जाएगा। इसमें एक CH2 और जोड़ दो, ये आ जाएगा। ये हमारा COOH, CH2, 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 COOH, ये आ जाएगा। यहाँ पर COOH, CH2, 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 ये COOH, समझ गए ना, ये होता है। अब इसमें मान लो मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो आप ये सोचो कि इसके अंदर जैसे ये है, ये H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा तो COOH माइनस आई शो करता है, माइनस आई शो करेगा तो माइनस आई से स्टेबल करेगा, लेकिन माइनस आई शो करने वाला दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है तो स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, ये ऑर्डर होगा। समझ गए ना, यही था, लिख लें।
हाँ देखो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट readily reacts with AgNO3 to give precipitate, तो इनके अंदर Cl हेलोजन निकल रहा होता है, या तो Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव या I नेगेटिव। निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बनना चाहिए ना वो हाईली स्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? देखो इधर जैसे ये दिया हुआ है, इसके अंदर ये Br है, तो बच्चों Br को हटाओ, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ये हमारा ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और चौथा ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ एरोमेटिक बन रहा है। समझ में आया? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, AgNO3 पूछा जाए, AlCl3 पूछा जाए, हमेशा इसी टाइप से करना है। और बोलो 30 और 31 30 द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यही है क्या? तो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एक बात बताओ कौन होगा जिसमें, अच्छा इन दोनों में तो कार्बोकैटायन दिख रहा है, ए और बी में कार्बोकैटायन दिख रहा है, इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कार्बोकैटायन का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सी वाला ऑप्शन जो है उसमें कार्बोकैटायन नहीं है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज बैक बॉन्डिंग हो चुका है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। 31 भी ऐसा ही है। देखो इधर 31 के अंदर क्या कह रहा है वो, HC डबल बॉन्ड O OH, HC डबल बॉन्ड O OH, HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, उसके बाद HCO नेगेटिव C पॉजिटिव, और ये OH HCO पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये OH। मैंने हमेशा बोला है आपको कि इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका यही है कि ये हमारा इस तरीके से लिख लो आप। ठीक है, अब आप अपना ऑर्डर बनाओ। अपना ऑर्डर बनाओगे तो मेरे को सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट, उसके बाद सबसे कम स्टेबल मुझे फोर्थ दिखता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हाईली अनस्टेबल होगा ये बात समझ में? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ऑक्सीजन का। अब इन दोनों में इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये थर्ड हो जाएगा और ये सेकंड आ जाएगा। 29 यही है क्या? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये हाँ हाँ वो एक ही बात है, वो एक ही बात है, दोनों रूल एक ही साथ तो लिखे हुए हैं वो, लेकिन मैं हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट देखता हूँ, आसान होता है। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, देखो इधर देखो समझ गए ना? ये समझे? देखो CH3, यार आसान क्वेश्चंस हैं ये सब, तो तुमको नहीं पूछने चाहिए, बना लेना चाहिए। CH पॉजिटिव CH3, CH3 CH पॉजिटिव और OCH3, ठीक है ना, और CH3 CH पॉजिटिव और COCH3। अब बच्चों एक बात सोचो आप, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग दिखती है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग दिखती है ना? खत्म हो गया। और बोलो। हाँ क्या? अच्छा आजकल तुमने पढ़ाई बंद कर दी है क्या? हाँ बताओ मेरे को, कि थोड़ा विंटर आ गया है तो सर सोने लगा हूँ? हाँ CH3 CH पॉजिटिव C डबल बॉन्ड होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है। अरे समझे? और बोलो।
और कोई क्वेश्चन? मॉड्यूल 62, एक मिनट इसका 62 और बता दें फिर देखते हैं। 62 में क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? थर्ड, फिर फर्स्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में सेकंड आ जाएगा, फिर फोर्थ आ जाएगा। जितने ज्यादा NO2 उतना। अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो भी इसमें दिया हो। 62, हाँ पढ़ देता हूँ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ? इसमें आंसर क्या दे रहा है? फोर्थ के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PK होता है। हाँ क्या? फोर्थ दिया है और मैं क्या बोल रहा हूँ? थर्ड ही होगा फिर। थर्ड दिया है ना? और बोलो। 63 विच हाइड्रोजन, देखो इधर ये आसान है। CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये H। आप बताओ कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? मेरे को तो ये दिखता है। डायरेक्ट जुड़ा हुआ वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ी रेजोनेंस करेगा, ये हमारा रेजोनेंस करेगा, हो जाएगा। और बोलो। हाँ, which type of hybrid orbital do carbon and nitrogen use in the formation of CN bond in pyrrole? देखो इधर ये क्या दे रहा है, ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा ऐसा है, ये sp2 होगा और ये भी sp2 होगा। समझ गए ना? ये बोला था मैंने कि लोन पेयर क्या हो जाएगा? अनहाइब्रिडाइज हो जाएगा। लोन पेयर पे ये फैसिलिटी होती है, जब भी लोन पेयर रेजोनेंस करेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। समझ गए? रैंक द फॉलोइंग रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, यही पूछ रहे हो? आसान है ये भी, देखो इधर इनके मॉड्यूल में इतनी गलतियां रहती हैं, कैसे काम चलेगा? चलो अब देखना, मैं करूंगा इस क्वेश्चन को। यहां पर रेजोनेंस है और यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है और यहां रेजोनेंस नहीं है, तो इन दोनों पे ध्यान दे लो। इन दोनों में जिसमें ज्यादा रेजोनेंस है थर्ड आ जाएगा, थर्ड के बाद सेकंड आ जाएगा। अब बच्चों फर्स्ट और फोर्थ में टाइप ऑफ कार्बन जिस पर रेडिकल आ रहा है वो अलग अलग है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कमी नहीं झेल पाएगा तो कम स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद फोर्थ आएगा। अरे यही होगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट और फोर्थ। समझ गए ना? और बोलो। मॉड्यूल ये लो, तुम्हारा हो गया? सारे बना लिए तुमने? एक्सरसाइज सारी बना ली? हैं कितने? ठीक है, चलें क्या आगे? बताओ, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है 57? देख लेते हैं।
हाँ देखो इधर, पैरामिथॉक्सीफिनॉल, हाँ फिर क्या है 57 बताओ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा, बताऊं? हाइपर कॉन्जुगेशन से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ना डबल बॉन्ड की जगह, बस जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ये लो, चलो कहां तक सिखाया था? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर सिखा रहा था, है ना? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, देखो बच्चों एक बात और समझो, जैसे सिंगल बॉन्ड NH2 लिखा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH2 लिखा है, इसको 1 डिग्री अमाइन कहा जाता है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये नाइट्रोजन और ये NH लिखा है, इसको अमाइन ये कहा जाता है ना? उसके बाद ये इसको इसको क्या कहा जाता है? 3 डिग्री अमाइन, इसको क्या कहा जाता है? 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इन तीनों को ये आपस में फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, समझ गए? तो इनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन कहा जाता है। अच्छा, और चीजों की डिग्री कैसे डिफाइन होती है? जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल की डिग्री डिफाइन होगी जितने डिग्री से वो हमारा कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो इसमें OH की कोई डिग्री नहीं होती, किसकी डिग्री होगी? कार्बन की। कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 से, तो 3 डिग्री कार्बन, तो ये भी हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। समझ में आया? एल्कोहल की और हेलोजन की सेम तरीके से चलती है डिग्री, समझ में आया? सेम, अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ये सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इनमें डिफरेंट नहीं होते, मतलब ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। लिख लें, कौन से का मिल ही नहीं है तुमको? बाहर बोल देते ना।
जैसे मैंने आपको बोला अल्कोहल और ईथर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, है ना। इसी तरीके से बच्चों SH, इसे थायो अल्को, ऑर्गेनिक के अंदर ऑक्सीजन की जगह जहां सल्फर आ जाता है ना उसे थायो कह दिया जाता है, ठीक है ना। SH एंड S ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। उसके बाद में दूसरा कौन हो सकता है ऐसा, साइनाइड एंड N ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी हो जाएगा। तीसरा N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड और O N डबल बॉन्ड O, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बात समझ में आया, लिख लेंगे। हम्म थायो अल्कोहल, थायो ईथर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो नाइट्राइट, चलें। देखो इधर एक और, OH अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये फिनॉल बन जाता है। और अगर ये ऐसे जुड़ा है बच्चों CH2OH, तो ये अल्कोहल कहलाता है। बात समझ में आया, ये हमारा अल्कोहल कहलाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। ये दोनों क्या आ जाएंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, लिखना ही है। क्या बेंजाइल ये होगा, हाँ हाँ पूरा यही होगा। बेंजाइल का मतलब ये हो जाता है CH2 के थ्रू जुड़ना, बेंजीन पे CH2 के थ्रू जुड़ना। यहां से क्वेश्चन या तो फंक्शनल ग्रुप्स का आ सकता है या मेटामर्स का आ सकता है। अगला मैं मेटामेरिज्म ही सिखाने वाला हूँ। चलें, अब देखो हटा दूं ये, नेक्स्ट लिखो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म लिखो। Those isomers, those isomers having same functional groups, having same functional groups, same functional groups, but
there is change of alkyl groups, change of alkyl groups along polyvalent functional groups, along polyvalent functional groups, along polyvalent functional groups, groups देखो बच्चों, along polyvalent functional groups, जैसे ये है तो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप्स आना चाहिए, मतलब ये हमारा मेटामेरिज्म शो कर देगा लेकिन ये हमारा मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है ना क्या कह रहा हूं मैं? उसके बाद में और कौन हो सकता है ऐसा? सल्फर भी हो सकता है ना? और कौन हो सकता है ऐसा? सी डबल बॉन्ड ओ, ईस्टर हो सकता है, लेकिन एसिड नहीं हो सकता क्योंकि एसिड में OH हो जाएगा तो एक साइड फिक्स हो गई ना। जिसमें एक साइड फिक्स हो जाएगी कि अल्काइल ग्रुप आ ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसी तरीके से अमाइन भी शो कर सकता है ना, इसी तरीके से ये भी शो कर देगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन टर्मिनल वाले शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें एक साइड अल्काइल ग्रुप नहीं आएगा। मेटामर्स का मतलब ये है कि दोनों साइड हमारे क्या आना चाहिए? अल्काइल ग्रुप्स आने चाहिए दोनों साइड। और कौन शो कर सकता है? कीटोन, है ना। अब इसके अंदर वो तो मैंने लिखी दी है ना, COOH नहीं करेगा, NH2 भी नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, और एल्डिहाइड भी नहीं करेगा। अरे समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर जैसे मान लो मेरे पास C4H10O ये लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा सीखते हैं। C4H10O का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 0। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर C4H10 का 0 है तो ये हो गया अल्कोहल। एक तो ये अल्कोहल बना सकता है, दूसरा ईथर बना सकता है। समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर ठीक है अल्कोहल तो बन जाएंगे, मेरे को मेटामर्स की बात सीखनी है तो मैं ईथर की बात कर लेता हूं, ठीक है। अब ईथर की बात करूंगा तो देखो इधर एक ईथर तो ये हो जाएगा, समझ गए? पाई बॉन्ड वगैरह नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। उसके बाद दोनों साइड चेंज होना चाहिए। अरे आ रहा है समझ, है ना। उसके बाद अब ये हमारा एक ए हो सकता है, एक ए हो सकता है, ठीक है। अब मैं अगर 3 को साइड कर दूं तो वो तो सेम ही हो गया, है ना, यही वाला बन जाएगा। अब इसके अंदर ऐसा कुछ ये होगा क्या? अब समझना मेरी बात को, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बच्चों फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या होंगे? मेटामर्स। दोनों साइड चेंज हो रहा है इस कारण से, ठीक है। उसके बाद सेकंड और थर्ड आपस में क्या होंगे? सेकंड और थर्ड आपस में दोनों साइड चेंज हो रहा है क्या? सेकंड और थर्ड में तो दोनों साइड ही चेंज है। अरे इसमें दो कार्बन है, इसमें एक साइड एक है, एक साइड 3 है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? मेटामर्स ही होगा। लेकिन फर्स्ट और थर्ड अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट और थर्ड हमारे मेटामर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसके अंदर ये और ये एक साइड सेम है एग्जैक्टली, सिर्फ एक ही साइड चेंजिंग आ रही है ना, तो ये मेटामर्स तो नहीं हो सकते। मेटामर्स के लिए दोनों साइड चेंज होना चाहिए था। अरे आ रहा है समझ? तो यहां पर क्या हो जाएगा कि बच्चों एक चीज समझो, ये पूरा एक हमारा OH टाइप मान लो या सब्स्टिट्यूएंट होता है ये, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग करो, आप नंबरिंग करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल जाए, तो ये आएगा 1 2 3। इसके अंदर अगर आपने 1 ले लिया 2 ले लिया तो 2 कार्बन की चेन रह जाएगी। आपको कितने की लॉन्गेस्ट चेन चाहिए ना, और सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर चाहिए, तो एक तरीका यही है 1 2 3। ये बात समझ में आया? तो चेन तो सेम हो गई, चेन सेम हो गई, क्या डिफरेंट है? पोजीशन। तो सेकंड फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर। आपसे इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, मैं यहां पे सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि दोनों साइड चेंज हो जाए।
ये बात समझ में आया? तभी हमारा मेटामर्स कहलाएगा, नहीं तो मेटामर्स नहीं कहलाएगा। लिखें ये। चलें? लिख लिया होगा? एक और समझते हैं, देखो इधर। जैसे C5H10O है, क्या क्या बना सकता है ये? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है इसका? 1 है। इसका मतलब ये कि एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा, जो हमारे काम की चीजें हैं। डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल भी बना सकता है वैसे तो, लेकिन हम बात कर लेते हैं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखो जरा, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? कीटोन की। तो कीटोन की अगर हम बात करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O है ना, उसके बाद में ये हमारा ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। बात समझ में आया? अब उसके बाद में ये हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा, बस और तो कुछ बनेंगे नहीं। कीटोन कीटोन बना रहा हूं मैं, एल्डिहाइड बना ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो यहां पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड आपस में मेटामर्स, फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या होंगे? मेटामर्स। और सेकंड और थर्ड आपस में क्या होंगे? मेटामर्स। अब अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और है, आप देखो, ये हमारा जब मैं नंबरिंग करता इसकी तो ऐसी नंबरिंग जाती, ये बात समझ में आया? इसकी नंबरिंग करता तो चाहे आप किसी भी साइड से कर लो, ये थर्ड नंबर पे चला गया, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये पोजिशनल भी है। तो फर्स्ट और सेकंड तो मुझे पोजिशनल भी दिख रहे हैं, और मैंने मेटामर्स लिख रखा है। अब मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि पोजिशनल और मेटामर्स दोनों आ जाएं अगर किसी के दो के बीच में, तो हम मेटामर्स आंसर देंगे। बात समझ में आया? पोजिशनल नहीं देंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं यहां पर कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट और थर्ड, ये क्या है? चेन। पोजीशन नहीं होगा, ये आपको चेन दिखना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये 4 की है, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा?
चेन आइसोमर्स। अरे क्लियर है, समझ गए क्या कहा मैंने। अब यहां पर एक चीज मैं सिखा रहा हूं आपको, प्रायोरिटी ऑफ आइसोमर्स। तो प्रायोरिटी ऑफ आइसोमर्स में बच्चों आर टी एफ एम सी पी ये होती है, आर टी एफ एम सी पी। आर टी एफ एम सी पी में ये क्या आ जाएगा, रिंग चेन, अरे रेजोनेंस कहां से आ गया यहाँ, टोटोमेरिज्म, ये भी सिखाने वाला हूं। उसके बाद ये फंक्शनल, ये मेटामेरिज्म, उसके बाद ये चेन, उसके बाद ये पोजिशनल, ये पोजिशनल। तो बच्चों ये हमारा प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये बात समझ में आया। ये हमारा प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर आप देखो मैंने क्या सिखाया था आपको, मेटामर और पोजीशन अगर दोनों आते हैं तो हम आंसर कौन सा देंगे, मेटामर, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अरे समझ गए ना। तो इस तरीके से प्रायोरिटी, अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो फंसेंगे तो इससे आंसर निकल आएगा, लिख लें।
आइडेंटिफाई relation between compounds. Identify relation between compounds. हाँ, ये ऑक्सीजन तो ऊपर वाले का है.
ही खत्म करता हूँ, कल टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? टोटोमेरिज्म, उसके बाद में फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कन्फर्मर और ऑप्टिकल, ऐसे चलता है ये चैप्टर। वही है स्टीरियो। हाँ करें, लिख लिया? ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों अबाउट चेंज हो रहा है, डेट इज मेटामर। आ रहा है ना समझ? यहां पर भी ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये भी क्या हो जाएगा? मेटामर। ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों अबाउट चेंज हो रहा है, ये भी क्या? मेटामर। ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। ये अल्कोहल है, ये ईथर है, डेट इज फंक्शनल। ये भी क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ ये आइसोमर ही नहीं होंगे। अरे समझ में आ रहा है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही क्या हो गया? नॉट आइसोमर। ठीक है, ये फंक्शनल, ये मेटा होंगे, ये फंक्शनल और ये मेटा। लिख लें, तो समझाया बस वही अप्लाई कर दो। चेन कैसे हो जाएगा ये? अरे इसमें ये एक मिनट, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, सही बोल रहे हो तुम। चलो मान लेते हैं कि सर ये चेन होना चाहिए, मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात। अगर चेन और मेटामर दोनों है तब भी आंसर क्या होगा? मेटामर ही होगा। कि यहाँ पर साइड चेन वगैरह सब चेंज हो रही है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये क्या होगा? मेटामर ही होगा। RTFM-CP, प्रायोरिटी ऑफ आइसोमर, इसलिए ही सिखाया मैंने। चले क्या? एक टर्म और लिख लो, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर लिखो। इफ वन आइसोमर इज साइक्लिक, इफ वन आइसोमर इज साइक्लिक, if one isomer is cyclic and another isomer is open chain, and another isomer is open chain, one isomer is cyclic and another isomer is open chain, एक लाइन लिखो इसमें, it is a special type of, it is a special type of functional isomers, it is a special type of functional isomers, special type of functional isomers। जैसे कि ये लिखा है, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है, तो एक स्ट्रक्चर हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसा कुछ जिसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ जाए। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? रिंग चेन आइसोमर। एक ओपन चेन, एक क्लोज्ड चेन, और ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं। अरे ये टाइप ऐसे ही कल तो सिखाया था। उसके बाद में जैसे मेरे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, ये आ जाएगा, डेट इज रिंग चेन। एक ओपन चेन, एक साइक्लिक, और दोनों आपस में फंक्शनल हो तो वो रिंग चेन कहलाते हैं। समझ गए ना? एक ओपन चेन और एक साइक्लिक और दोनों आपस, ये फंक्शनल है आपस में, लिख लें। क्या हो गया? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या?
कैसा है सबका? दिवाली से आओ आके टेस्ट तो तुम क्या दिवाली में पढ़ोगे नहीं? तो बस बात खत्म हो गई। पेपर से क्या है, ऐसा कुछ अलग हो जाता है। तो सर वो मेंटलिटी लेके नहीं आते ना कि तो टेस्ट देना है अच्छा, तो खेल खत्म हो जाता है। बिगड़ जाते हैं हाँ, ऐसे तो कई दिन क्लास लेने आने का भी मन नहीं होता होगा यार, आज नहीं जाना। ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता तुम्हारे साथ नहीं होता? टेस्ट का भी नहीं होना चाहिए, कभी भी ले लो टेस्ट, क्या है। हाँ, तो मेरे से क्वेश्चन पूछते हो तो ऐसा थोड़ी बोलता हूँ मैं आज मूड नहीं है। हाँ, बोल देते हो क्या? नहीं बोलता, वो बात अलग है, तुम पूछते ही नहीं हो। हाँ, मैंने कब मना किया? हाँ बताओ, मैंने तो कभी मना नहीं किया। बोलो, चलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों। अब जैसे मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है, देखना बच्चों, जैसे C6H14 है, इसके मेरे को कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल बन सकते हैं ये बनाने हैं। ठीक है, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल बन सकते हैं मेरे को ये बनाने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, समझना। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 0। ये सबको निकालना आता है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0। अब एक तो 1 2 3 4 5 6, एक तो यही हो जाएगा। अरे बोलो, उसके बाद एक ये हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे आया है। एक ये हो जाएगा, इसमें थर्ड पे आ जाएगा। अब आप क्या करो, 2 कार्बन को तोड़ दो, ये 4 हो गया। अब आपने मान लो 2 कार्बन को तोड़ के एक साथ ऐसा लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 कार्बन को तोड़ के आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, समझ में आया? तो अब मेन चेन कितने कार्बन की है? 4 की, और सब्स्टिट्यूएंट 2, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट ऐसा भी ले सकते हैं। अब आप कहोगे सर एक काम करो, ये और ये ले लो, वो तो फिर स्टेट चेन ही हो गई। आप कहोगे सर इसको यहाँ ले लो, तो वो भी हमारा सेम हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो टोटल कितने बनेंगे? 5। समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन के बाद एक तोड़ दो, फिर 2 तोड़ दो। अब आप कहोगे सर 3 भी तो तोड़ो। अगर आपने आपका जो मन किया करे वो बना लिया करो। ये 3 तोड़ दिया, 3 तोड़ने के बाद आपने कहा सर एक काम करो, ऐसे ले लो, 2 ये ले लो। 3 तो ले नहीं पाऊंगा, यहाँ बैलेंस ही 5 हो जाएगी। समझ में आता है ना? ये ले लो, और सर एक काम करो, एक यहाँ जोड़ दो, तो ये बन चुका होगा। ये बन चुका है, तो 3 में कोई नहीं बनेगा। आपका मन करता है नहीं सर हम तो बना के रहेंगे, बनाओ आराम से घर पे, वो आपको एक जैसा ही दिखेगा, इनमें से कोई ना कोई बन चुका होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं। अरे बोलो यार, आया समझ? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से ये पता चलता है कि इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड आएगा, ना इसमें कोई साइक्लिक आएगा। समझ में आया ना? लिखें ये जल्दी से, बनाओ। क्या? कौन से वाले में? अच्छा, ये इसलिए बोला था मैंने, तुमने कहा कि सर ऐसे ले लो, ये ले लिया, तो स्टेट्स, अब ये जो मेन चेन होगी ये हो जाएगी, ये मेन चेन हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये ऑलरेडी ले चुके हैं हम। समझ में आया? आराम से घर पे बना के देख लो जितने बनाने हैं, कोई भी अलग नहीं बनेगा। चलें? C4H8, इसके सारे स्ट्रक्चरल बनाए थे। सबसे पहले एक बात बताओ, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 1। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ रहा है।
ठीक है, बनाओ ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, अरे यही आ जाएगा। उसके बाद एक और ये ऐसा बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा? अब हम किसके पास जाएंगे? साइक्लिक के पास। साइक्लिक में एक तो मेरे पास साइक्लिक में एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट खुद ही आ जाता है ऐसा, एक हमारा साइक्लिक में कैसा आ जाएगा? ऐसा, खत्म हो गई बात। यही 5 बनेंगे, सब में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक है। अरे बोलो, बनाओ C5H10, C5H10 के बनाओ, कोशिश करो, पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो, है ना, फिर डबल बॉन्ड, हर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनाना चाहिए फिर। देखो जरा, करें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1, सब बोर्ड पे ध्यान देना। तो एक तो बनाओ ओपन चेन जिनके अंदर डबल बॉन्ड आते जाएंगे, एक तो ये बन जाएगा, है ना। अब इसके अंदर एक ये बन जाएगा। अब देखो डबल बॉन्ड यहां आ जाए या यहां आ जाए एक ही बात है, क्योंकि पोजीशन तो 2 ही रहेगी ना उसकी, तो बस यही 2 बनेंगे इसमें। तो अब मैं चला जाऊंगा 4 के पास, देखना बाद में लिखना, पहले आप सीख लो। अब यहां पर ये 4 ले लिया, ये डबल बॉन्ड ले लिया, ये ऐसा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद 4 में ये हमारा ऐसा, ये ऐसा आ जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये बीच में ले लिया, और बीच में लेने के बाद ये हमारा ऐसा, समझ गए, समझे ना। अब आप कहोगे सर एक काम करो कि 3 में ले लो, ठीक है, 3 के बाद चलते हैं। समझ में आ रहा है कैसे सिस्टम से चलना है? नहीं तो भूल जाओगे। 3 ले लिया, ये डबल बॉन्ड ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये बन चुका होगा, क्लियर है। इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। अब मैं किसके पास जाऊंगा? साइक्लिक। साइक्लिक के पास जाऊंगा तो ये हो गया 5 मेंबर्ड, ये हो गया 4 मेंबर्ड, ये हो गया 3 मेंबर्ड। अब देखो 3 मेंबर्ड में एक तो ऐसा बन जाएगा, है ना, 3 मेंबर्ड में एक ऐसा बन जाएगा, और 3 मेंबर्ड में एक ऐसा बन जाएगा, बस अब कुछ नहीं बनेगा। समझे? समझ गए कैसे बनाना है? लिख लें, सिस्टम से चलोगे तो छूटेगा नहीं। क्या होगा, कोई गड़बड़ है? चले आएंगे। और कोई मेथड होता तो मैं बता देता, है ही नहीं, क्या करें, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा तब ये दिमाग लगाना पड़ता है। समझ में आया? इसकी पॉसिबिलिटी कम है। अब लेकिन मान लो 2026 में आ गया तो तुम कहोगे ना कि सर ने पढ़ाया ही नहीं था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ।
चले C6H12 4 मेंबर्ड साइक्लिक, इसमें फिक्स कर दिया कि आपको 4 मेंबर्ड ही बनाने हैं। बनाओ जरा, कितने बनेंगे? तो घर जाके पढ़ते हो ना, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो बहुत गड़बड़ है। फोर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 1। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 1 है तो इसके अंदर बताओ जरा 4 मेंबर, उसने तो फिक्स कर रखा है कि भैया 4 मेंबर ही बना दो। तो एक ये अरे बोलो, एक ये है ना, ये वाला बनाऊंगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा। क्लियर है? 4 बनेंगे। समझ गए? चलो अब मैं थोड़ा आसान रास्ता बताता हूं, है ना, कि इतना हमें बनाना ना पड़े। इनमें तो खैर बनाना ही पड़ेगा, इनके अंदर थोड़ा सा बच सकते हैं हम। समझ में आ रहा है ना? इनके अंदर हम थोड़ा बच सकते हैं। कैसे? जैसे साइड चेन CH3 हो, एक एक 2 4 8। इसका मतलब क्या है? वो चीज सीखते हैं। देखना बच्चों, मेरे पास C4H8O है, ठीक है, C4 नहीं H8 नहीं, C4H10O है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 0। इससे आप क्या क्या बना सकते हो? एल्कोहल बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? ईथर बना सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेक व्रेक कुछ नहीं, वो बनाएंगे तो यही बन जाएंगे, है ना। अब तुमने बोला कि सर थोड़ा ऐसा बता दो कि जल्दी हो जाए, है ना। देखो आप क्या करो, सबसे पहले एल्कोहल लिखोगे तो ये OH आएगा, OH इसमें से निकाल दोगे तो ये क्या बचेगा? C4H9। अब C4H9 के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने होंगे, तो C4H9 ऑटोमेटिक सारे कॉम्बिनेशन आ चुके होंगे, ये याद कर लेंगे तो हमें आ जाएगा कि ये 4 एल्कोहल बनाएगा। समझ गए? अब मैं किसके पास जाऊंगा? ईथर। ईथर के पास जाऊंगा तो ईथर के मेटामर्स अलग अलग बना लो। ये CH3 हो गया, और ये क्या आ जाएगा? और C2H5 और C2H5। बस इसके अंदर इस साइड से तो कुछ नहीं होना, इस साइड से C3H7 के कितने बन जाएंगे? 2। तो 2 ईथर ये हो गए, और इसमें कुछ नहीं बनेगा, तो ये 1 ईथर, तो टोटल 3 ईथर। समझ गए? तो 4 एल्कोहल और 3 ईथर बनेंगे। आया समझ? लिखेंगे। तो मेटामर जहां भी सो होगा वो डिफरेंट मेटामर्स बना लो। समझ में आ रहा है ना? फिर उसका अकॉर्डिंग देख लेंगे। अरे आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
समझ पा रहे हैं ना क्या चल रहा है? उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे C4H11N, इसके टोटल डिफरेंट अमाइंस कितने बन सकते हैं वो चीज बतानी है। बात समझ में आया? अब समझना, अमाइंस में सबसे पहले इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 0। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? 0। आराम से उस फॉर्मूले से निकाल लेना आप। एक तो सिंगल बॉन्ड NH2, ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन में ये हमारा कितना आएगा? C4H9। कितने बनेंगे? 4। तो ये 4 1 डिग्री अमाइन बनेंगे, प्राइमरी अमाइन। पूछेगा वो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अमाइन पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अमाइन पॉसिबल। उसके बाद अब ये तो खत्म हो गई बात। अब मैं किसके पास जाऊंगा? 2 डिग्री के पास। बाद में लिखना, पहले समझ लो, ये NH है, यहां पर क्या आ जाएगा? C3H7 CH3 और C2H5 C2H5। तो 2 डिग्री अमाइन है ये दोनों। तो मेटामर अलग अलग बनाने हैं, बताओ जरा कितने बनेंगे? हाँ, C3H7 के 2 ही तो बन रहे हैं। अच्छा टोटल 3, तो ठीक है, मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रहे हो। तो ये 3 हो जाएंगे। अब किसके पास जाएंगे? 3 डिग्री अमाइन, है ना? तो 3 डिग्री अमाइन के पास जाएंगे तो ये नाइट्रोजन रहा। अब 3 डिग्री अमाइन में तो यार कुछ नहीं हो सकता। C2H5 कितना बनेगा? 1। तो ये 3 डिग्री अमाइन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बना लेंगे आज से, बना लेंगे। अरे बोलो यार, लिख लें। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस टाइप से, और ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है, काम बन जाएगा। मेटामर्स अलग अलग बनाने हैं, वहां हिंदी में लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। क्या कि मेटामर्स अलग अलग बनेंगे, मेटामर्स अलग अलग बनेंगे। ठीक है, इतना रखते हैं, है ना? एक और सिखाना चाह रहा हूं मैं, एक और सीख लो बस। जैसे C6H4Cl2 है, ठीक है ना? इनमें ये फॉर्मूला सिखाया ही नहीं है C6 का। ये सिर्फ कब लगाओगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आ रहा हो मेनली, है ना? या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 में एल्डिहाइड कीटोन वगैरह बन रहे हो, तो एक चेन जितनी बन रही हो पूरी इकट्ठी बना के डायरेक्ट कर देंगे। समझ में आया? लेकिन अगर कभी साइक्लिक का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बना के ही देखना पड़ेगा। ये मैं कल सिखाऊंगा, आप इधर ही तक पहले सीख के आओ। कैसा? नहीं, एक्चुअल अब तुम बना ही नहीं पाओगे ना, तुम बना के देखना। साइक्लिक में क्या होता है, कार्बन ही ले जाएगा ना कुछ कार्बन, वो रिंग ही ले जाएगा ना कुछ कार्बन, तो वो अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। अप्लाई ओपन चेन टाइप में ही हो पाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ये मेनली अप्लाई कहां कर पाओगे आप? ओपन चेन टाइप में। मेनली अप्लाई कहां कर पाओगे आप? ओपन चेन टाइप में। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? ये बात याद रखें, ठीक है ना?